सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर, मिस्टर जस्टिस शाहिद वहीद, मिसेस जस्टिस मुसरत हलाली साहबा, सिविल अपील नंबर 1877/2016 ऑन अपील अगेंस्ट द जजमेंट डेटेड 27/5/2016 पास बाय द इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद इन सिविल रिवीजन 65/2016। ये उसकी रिपोर्टेड जजमेंट थी इस केस की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने की थी। उस केस को अब उन्होंने चेंज रूल आउट कर दिया उस रिपोर्टिंग को। महबूब अलाई पराचा वर्सेस राजा अरशद महमूद एंड एन अदर। नाज़रीन इकराम, ये दिस direct appeal is by the unsuccessful plaintiff and excites two legal questions. The first is whether the plaintiff, after withdrawing his suit for specific performance of the agreement to sell, could file a fresh suit to recover the earnest money and pay to the defendant under the said agreement. ये वही बात ये है कि इसमें दो क्वेश्चन है इस अपील में जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने है। जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने फैसला लिखा है कि जनाब इसमें प्लेंटिफ ने पहले ही दावा किया कि मुझे पोजेशन दिया जाए, जब उसे पोजेशन नहीं मिला, डिनाई हो गया उसका वो दावा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, तो फिर उसने फ्रेश दावा किया कि मुझे जो रकम दी हुई है वही वापस कर दें। तो क्या इसमें वो जो सेकंड उसने दावा किया लेने का, अपनी रकम लेने का, तो क्या वो कॉम्पिटेंट है उसका? The above question arises from a suit brought by the plaintiff for recovery of earnest money, which was a sequel to his suit for specific performance. ये जो दावा है लेकर आया मुद्दई अपनी जो उसने रकम दी हुई थी बतौर अर्नेस्ट मनी वापस लेने का, वो उसका सीक्वल है जो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस था, उसके बाद ये किया गया है। बोथ सूट्स वाज फाउंड, ये कहां से दोनों सूट निकले हैं? ये एक एग्रीमेंट टू सेल हुआ था 20 जुलाई 2005 को। अब द नीड देयरफॉर इज टू स्टेट द काज विच लेड द प्लेंटिफ टू इंस्टीट्यूट बोथ सूट सो एज टू फाइंड ए क्लियर आंसर टू द मोट क्वेश्चन। जो सबसे अहम क्वेश्चन है उसमें यह है इस अपील में कि जनाब उसको काज ऑफ एक्शन जो दोनों की थी वो कब थी, दोनों दावों की। अनवार्निश्ड फैक्ट्स constituting the cause in brevity are that defendant number 2 Raja Arshad Mahmood was the owner of 1200 canal of land located in Moza Sehala and Moza Gijjar तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद। तो राजा अरशद साहब जो थे वो 1200 कनाल ज़मीन के मालिक थे। ये ज़मीन मौजा सहाला में थी जो कि तहसील और डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद में है। मलक गुलाम मुर्तज़ा नाउ रिप्रेजेंटेड बाय हिज लीगल हेयर, मलक गुलाम मुर्तज़ा नामादा आएगा, उन फौत हो गया होना बेचारा, उसके लीगल हेयर्स उसको कर रहे हैं, वाज हिज अटॉर्नी। ये राजा साहब का जो है ना गुलाम मुर्तज़ा अटॉर्नी था, पावर ऑफ अटॉर्नी दे देती ना कि हमारी तरफ से तुम कर सकते हो सेल परचेज। He was arrayed as defendant number 1 in this suit. वो जो पावर जिसके पास अटॉर्नी था उसको डिफेंडेंट नंबर 1 बनाया गया था। 20 जुलाई 2005 को प्लेंटिफ और डिफेंडेंट नंबर 1 वो जो पावर ऑफ अटॉर्नी था इनके दरमियान एक मुआहदा हुआ कि वो डिफेंडेंट नंबर 2 की जो ज़मीन है जो असल मालिक है उसकी 7,50,000 रुपये पर कनाल पे, और उन्होंने 50 लाख रुपए अर्नेस्ट मनी एडवांस उसको दे दिया। ये उनका एग्रीमेंट हुआ था पर कनाल। आफ्टर दैट सर्टन डिस्प्यूट्स अरोज बिटवीन द पार्टीज, इन फ्रीकैन के दरमियान मुख्तलिफ किस्म के जो थे वो पैदा हो गए झगड़े। द डिटेल ऑफ विच नीड नॉट टू बी मेंशन्ड हियर विच लेड टू द कैंसिलेशन ऑफ द सेल एग्रीमेंट। क्योंकि जनाब आखिरकार ये हुआ कि वो एग्रीमेंट
के कैंसिलेशन पे बात आ गई कि जो ये एग्रीमेंट इनका हुआ है 50 लाख रकम भी दी हुई है, ये एग्रीमेंट कैंसिल कर। अकॉर्डिंग टू द प्लेंटिफ द कैंसिलेशन ऑफ द एग्रीमेंट वाज द रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन एंड फोर्स एक्सर्टेड ऑन हिम बाय द डिफेंडेंट्स। प्लेंटिफ ने कहा जी जो एग्रीमेंट कैंसिल किया है मैंने, वो इन्होंने मेरे पर दबाव डाला डिफेंडेंट्स ने, इस वजह से ये एग्रीमेंट कैंसिल हुआ है। which became the cause of bringing a suit, the first suit for declaration, possession and specific performance of agreement dated 20 जुलाई 2005, जिसकी वजह से पहला उसने दावा किया कि जनाब मुझे कब्जा दिलवाया जाए इस ज़मीन का जिसका मैंने सौदा किया। This suit was instituted in the original jurisdiction of the Islamabad High Court. There is no denying that on 6 May 2009, the defendant number 1 appeared before the Deputy Registrar Judicial of the Islamabad High Court and recorded his following statement. तो जनाब दोनों पार्टीज इस बात को मानती हैं कि डिफेंडेंट नंबर 1, वो जिसके साथ इसका मुआहदा हुआ था, जो पावर ऑफ अटॉर्नी था, वो पेश हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उसने ये स्टेटमेंट जमा करवाई कि जनाब मैं गुलाम मुर्तज़ा वल्द गुलाम मलक शेर मोहम्मद डिफेंडेंट नंबर 1 हल्फन कहता हूँ कि प्लेंटिफ का हमारे साथ ये दावा हुआ, ये मुआहदा हुआ था और सूट लैंड वाज ऑन्ड बाय राजा अरशद महमूद, जो राजा अरशद महमूद की वो ज़मीन है, इसके मतलब मैंने किया था, मैं पावर अटॉर्नी था जो कि डिफेंडेंट नंबर, एंड आई वाज अटॉर्नी ऑफ डिफेंडेंट नंबर। देयर आफ्टर सम सेटलमेंट was made between the plaintiff and defendant number 2 in which it was decided that the agreement executed between me and plaintiff be cancelled। उनका हमारे दरमियान ये मुआहदा हो गया कि हम ये कैंसिल कर रहे हैं और जो इस अर्नेस्ट मनी है पर प्लेंटिफ की, इसको जो है वो, एंड अरशद महमूद हैड प्रोमिस टू रिफंड द अर्नेस्ट मनी। अरशद महमूद ने कहा जी हम ये रकम 50 लाख इसको वापस करेंगे। ये उसने ऑन ओथ बयान दे दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाकर। आफ्टर एज द अदर डिफेंडेंट्स इन द केस वर नॉट प्रेजेंट ऑन द डेट, दूसरे डिफेंडेंट उस दिन डेट पर नहीं मौजूद थे जो असल मालिक थे, वो ये तो अटॉर्नी था ना जो असल मालिक थे। when the above settlement was recorded when the above statement was recorded, notices were issued to them, notices उनको इशू किए थे कि जनाब ये देना चाहता है बयान। it is also on record that based on the above statement the plaintiff subsequently applied for withdrawal of suit with permission to file a fresh one। ये बात रिकॉर्ड पर है कि उनको बाकी जो डिफेंडेंट्स थे उनको भी नोटिस जारी किए गए थे कि जनाब आए अदालत में, और साथ ये भी बात रिकॉर्ड पर है कि मुद्दई ने ये कहा था कि ये मैं दावा वापस ले रहा हूँ और नया दावा फ्रेश सूट करूंगा, इसकी परमिशन भी ली थी, जरा उसने पैसे भी तो अपने लेने थे ना। नोटिस वाज इशू टू द डिफेंडेंट्स ऑन दिस एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन जिसका CM नंबर 249/2013 था, नोटिस किए गए 3 जुलाई 2013 को, एंड फाइनली ऑन 18 नवंबर 2013 द सूट वाज डिसमिस्ड एज विथड्रॉन। वो जो सूट था उसने वापस ले लिया कि अब मैं नया दावा करूंगा, एंड परमिशन वाज नॉट गिवन टू इंस्टीट्यूट अ फ्रेश सूट। उसने एप्लीकेशन दी कि जनाब मैं नया दावा करने की मुझे इजाजत दी जाए। नोटिस डिफेंडेंट को इशू किए गए, सूट डिसमिस कर दिया गया। अब मुद्दई ने अदालत को कहा कि जनाब देखें ये उनका बयान आ गया है, अब आप इसको क्या करें, मुझे वापस, मैं सूट वापस लेना चाहता हूं फ्रेश परमिशन से। उसका सूट ही डिसमिस कर दिया गया और उसे परमिशन भी नहीं दी गई। अब appraisal of the record indicates that on 13 फरवरी 2014 the plaintiff brought his second suit for recovery of rupees 50 लाख रुपए के लिए वो दूसरा उसने दावा दायर किया। This suit was instituted in the civil court इस्लामाबाद वेस्ट, ये इस्लामाबाद वेस्ट में ये दावा दायर किया गया। It is evident from the contents of the plaint of the suit that it stated the facts up to withdrawal of the first suit। प्लेंट के दावे के मंदरजा से ये पता चलता है कि ये बयान किया गया कि ये जो विड्रॉ किया है पहला सूट, उसके बाद हमने ये सूट दायर किया। द काज फॉर इंस्टीट्यूटिंग दिस सूट वाज स्टेटेड टू बी
premised on the statement recorded by defendant number 1 before the Deputy Registrar Judicial of Islamabad High Court। उन्होंने जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार के सामने बयान दिया था डिफेंडेंट नंबर 1 ने, इसकी वजह से अब ये कॉज ऑफ एक्शन पैदा हुई है कि ये बाकी पैसे हमसे ले ले, वो दावा कैंसिल समझा जाए। डिफेंडेंट नंबर 1 फाइल्ड cognavit while defendant number 2 invoked the order seeking rejection of the plaint। उसने कहा जनाब, डिफेंडेंट नंबर 2 ने कहा कि जनाब इस प्लेंट को जो है ना वो रिजेक्ट कर दिया जाए, प्लेंट को ये दावा ही गलत हुआ है। ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत, यानी 7-11 जो है इसके तहत उसने कहा जी इस दावे को खारिज किया जाए, हम इस दावे को नहीं मानते, ये दावा अब नहीं बनता। यानी कि ये सूरत हाल बनी कि एक तो उसको प्रॉपर्टी भी नहीं दी, दावे भी उससे कैंसिल करवा दिए, और अब ये कह रहे हैं कि जनाब तुम्हें हमने पैसे भी नहीं देने क्योंकि तुम्हारा दावा खारिज हो चुका है। इस तरीके से यानी कि उसको उन्होंने जो मुद्दई था लेकिन जो डिफेंडेंट नंबर 1 अटॉर्नी था ना, उसने कहा हाँ जी ये मैंने तो कहा था कि इसको पैसे मिलने चाहिए। उसने उसका इकबाल किया, कोजनोवेट किया, एतराफ किया। सीकिंग रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट ऑन 4 ग्राउंड्स, 4 ग्राउंड पर उन्होंने कहा जिसे 7-11 में इस दावे को खत्म किया जाए। पहली ये थी कि जनाब द फर्स्ट सूट वाज टू इंक्लूड द होल ऑफ द क्लेम, पहले दावा जो उसने किया था उसमें पूरा क्लेम होना चाहिए। बट द प्लेंटिफ ओमिटेड टू यूज फॉर द रिलीफ ऑफ रिकवरी ऑफ द अमाउंट, लेकिन जो मुद्दई है वो भूल गया, वो नहीं कर सका रिकवरी का दावा साथ। एंड ओनली सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट, उसने सिर्फ एग्रीमेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर दावा किया। एज सच द सेकंड सूट वाज बार्ड अंडर ऑर्डर 2 रूल 2 CPC, तो फिर ये जो दूसरा दावा किया है वो ऑर्डर 2 रूल 2 CPC के तहत वो टाइम बार्ड है। सेकेंडली सिंपल विड्रॉवल ऑफ द फर्स्ट सूट अंडर ऑर्डर 23 रूल 1 CPC रेंडर द सेकंड सूट इनकॉम्पिटेंट। पहला दावा जो था वो ऑर्डर 23 रूल 1 CPC ये कहता है कि पहला दावा जो था विदाउट परमिशन विड्रॉ किया गया, इसलिए ये कॉम्पिटेंट नहीं है। अब उसने तो परमिशन मांगी थी, अदालत ने उसको डिसमिस कर दिया था। थर्डली, एज पर सेक्शन ऑफ 19 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 द प्लेंटिफ आर्ट टू हैव क्लेम्ड कंपनसेशन इन हिज फर्स्ट सूट। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सेक्शन 19 ये कहता है कि जनाब आपने कंपनसेशन जो है वो पहले दावे में मांगनी थी। एंड लास्टली द सेकंड सूट वाज बार्ड बाय टाइम, जो दूसरा दावा फ्रेश दावा किया गया वो टाइम बार्ड था जिसमें उसने पैसे अपने 50 लाख रुपए मांगे थे। द प्लेंटिफ बाय हिज रिप्लाई कंटेस्टेड ईच ऑफ द ग्राउंड, प्लेंटिफ ने हर एक ग्राउंड पे जो है उसका अपना दफा पेश किया। बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इस वक्त मेरे साथ मेरे साथी अहमद रजा मौजूद हैं। मोहम्मद अहमद रजा मुझे असिस्ट कर रहे हैं इस केस में और वो रिकॉर्डिंग में भी मेरा साथ देते हैं। मोहम्मद अहमद रजा साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो भी लॉ स्टूडेंट हैं, मेरे बेटे हैं, बहुत होनहार और फर्माबरदार बेटे हैं जो मेरे साथ केस लॉ को करवाते हैं। वो भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो को रिकॉर्ड कराने में उनका कंट्रीब्यूशन है। तो मैं ये समझता हूँ कि अहमद रजा साहब देख रहे होंगे कि इस वक्त वीडियो कितनी लेंथी बनती जा रही है, लेकिन इसमें आप लोगों का फ़ायदा है कि हमने ये आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। हमारा भी फ़ायदा है कि मुझे समझ आ रही है, मैं जब ये बेसिकली जब मैं चीज़ बोलता हूँ, पढ़ता हूँ, सीखता हूँ तो उसका मुझे भी फ़ायदा है। लेकिन इसके साथ साथ हम इसे क्या करते हैं, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। 12 सफ़े की जजमेंट है, 10-12 सफ़े की है। Taking stock of the material placed on record and
Appraising the rival contention of the party, the trial court came to hold that recording of evidence is necessary to answer the question. फ्रेश सूट जो फाइल हुआ उसमें ट्रायल कोर्ट ने कहा जनाब कि अब इसका एविडेंस लिए जाए, शाते रिकॉर्ड की जाए। तो जनाब whether the statement of defendant number 1 recorded before the deputy registrar judicial was binding on defendant number 2, डिफेंडेंट नंबर 2 पे डिफेंडेंट नंबर 1 की वो बाइंडिंग थी जो उसने वो स्टेटमेंट दी। देखें, वायदा तो डिफेंडेंट नंबर 1 ने किया था ना, एग्रीमेंट उसके, तो वो अटॉर्नी था डिफेंडेंट नंबर 2 का। तो डिफेंडेंट नंबर 1 ने ये कहा कि ठीक है वो कैंसिल कर दें एग्रीमेंट, तो आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। तो अब ये क्वेश्चन यहाँ पे पैदा ये हो रहा है कि उसके ऊपर बाइंडिंग है या नहीं है। As such, it was premature to say about the question of limitation and applicability of Order 2, Rule 2 CPC and Section 19 of Specific Relief Act 18. The application seeking rejection of the plaint was thus dismissed by the order dated 24 नवंबर 2015। ये जो प्लेंट को रिजेक्ट करने वाली बात थी, दावा को रिजेक्ट करने वाली बात थी, उसको नहीं माना, डिसमिस कर दिया अदालत ने। पर नहीं यार, उसके साथ आपने वादा किया था कि हम तुम्हें पैसे देंगे। Defendant number 2 was not satisfied with the finding returned by the trial court and therefore sought revision। जो डिफेंडेंट नंबर 2 था ना, जो असल मालिक था और उसने अटॉर्नी दिया हुआ था 1 को, वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, वो सिविल रिवीजन में चला गया जनाब। हाई कोर्ट फाउंड मेरिट इन द स्टांस ऑफ डिफेंडेंट नंबर 2 एंड proceeded to observe that the relief claimed by the plaintiff was available when filing the first suit। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनाब कहा कि नहीं, इसको रिलीफ उस वक्त ही लेना चाहिए था जब इसने दावा किया था। तो even so he deliberately chose to file a suit for specific performance for the agreement and thus the bar of Order 2 Rule 2 CPC was attracted। तो जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि the suit was found to be out of time and also incompetent under Order 23 Rule 1 CPC। However, the High Court did not say anything about Section 19 of Specific Relief Act। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 19 के बारे में उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने कहा जी ऑर्डर 23 रूल 1 सीपीसी जो है ना वो इनकॉम्पिटेंट है इस मामले में, और ऑर्डर 2 रूल सीपीसी अट्रैक्टेड है। बाय जजमेंट डेटेड 27 मई 2016 द रिवीजन वाज ग्रांटेड। रिवीजन दे दी गई जनाब। तो जनाबे वाला इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को, इसी मैटर में, द जजमेंट इज नाउ रिपोर्टेड एज राजा अरशद महमूद वर्सेस मतलूब इलाई राचा 2016 वायलआर 2063। ये केस इसको रिपोर्ट कर दिया। अब ये रिपोर्टिंग में नहीं है, अब रिपोर्ट तो हो गया, लेकिन ओवर रूल हो जाएगा। अब इसको नहीं माना जाएगा जो ये बात की गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बड़ी अदालत की अथॉरिटी इसके ऊपर आ गई है। हैविंग नॉट नोटेड द फैक्ट्स विद gave rise to the cause of action of each of two suits, we have to determine which of the courts below has correctly dealt with the objection to maintainability of second suit। क्योंकि जनाब हमने दोनों अदालतों को हमने देखना कि किस अदालत ने मेंटेनेबिलिटी को, काबिल समात होने के मामले को दुरुस्त तौर पर देखा है। In furtherance of this objective, in the first place, it is to be looked into whether the second suit for recovery of earnest money was barred by the provision of Order 2, Rule 2 CPC। It is now outlined that this rule is intended to deal with the vice of splitting a cause of action। It provides that a suit must include the whole of any claim that the plaintiff is entitled to make in respect of the cause of action on which he sues, and that if he omits to sue for any relief to which his cause of action which would entitle him, he cannot claim in its subsequent suit। यानी कि उसने, इन्होंने कहा कि जनाब ऑर्डर 2 रूल 2 सीपीसी यही कहता है कि आपने एक ही काज, जो काज ऑफ एक्शन है उस एक एग्रीमेंट के तहत उसको एक ट्रांजैक्शन के तहत उसको इकट्ठा ही मांग लेना है, बाद में आपने फ्रेश सूट नहीं करना, वरना वो टाइम बार्ड हो जाएगा। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस salutary rule is doubtlessly to prevent a multiplicity of suit। इसका मकसद तो ये था ना कि बहुत ज्यादा लिटिगेशन ना हो। It is to be noted that alongside the above, this rule does not require that when several causes of action arise from one transaction। मगर ना जब ये जो रूल है उस वक्त नहीं चलता ऑर्डर 2 रूल 2, जब बहुत सारी काज ऑफ एक्शन
एक ट्रांजैक्शन में पैदा हों। भी एक काज ऑफ एक्शन अब पैदा हुई है, एक बाद में हुई है। जैसे इस केस में है कि काज ऑफ एक्शन पैदा तब हुई है जब उसने दूसरी काज ऑफ एक्शन पैसे वापस लेने की तब पैदा हुई है जब उसने इनकार कर कैंसिल हो गया एग्रीमेंट, सूट विड्रॉ कर लिया। दिस प्रोपोजिशन गेट्स स्ट्रेंथ फ्रॉम चैटी वर्सेस लेंगेफिया, ये प्रीवी काउंसिल का फैसला, जिसमें यह कहा गया कि आर्डर टू रूल 2 CPC is directed to securing the exhaustion of the relief in respect of a cause of action and not to include in one and the same action of different causes of action। करना आप काज ऑफ एक्शन जब पैदा होता है उस वक्त तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन तमाम काज ऑफ एक्शन को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता, इवन दो दे अराइज फ्रॉम द सेम ट्रांजेक्शन। बेशक वो एक ट्रांजेक्शन से पैदा हुए हैं काज ऑफ एक्शन, लेकिन वो अगर वो एक उस वक्त काज ऑफ एक्शन पैदा हुआ, उस वक्त उसका काज ऑफ एक्शन ये था कि उसे कब्जा दिया जाए प्रॉपर्टी का। दूसरा काज एक्शन उस वक्त पैदा हुआ जब उसे वो कैंसिल हो गया एग्रीमेंट। अब काज ऑफ एक्शन दूसरा पैदा ही तब हुआ जब डिनाई हुई वो ट्रांजैक्शन ही डिनाइड हो गया, एग्रीमेंट डिनाइड हो गया। The first suit was brought alleging that the defendants illegally got cancelled in an agreement to sell dated 20 July 2005, and as such the plaintiff claimed as degree of possession of the property by a specific performance of the said agreement। तो जैसे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि ये जो मैटर है इसमें 5 पॉइंट बनते हैं, 4 पॉइंट बनते हैं बड़े अहम, जिससे हम इस केस की सारी जो है वो थीम समझ जाते हैं। कि पहली थीम ये है कि जनाब प्लेंटिफ शुड सू फॉर ऑल कॉजेज ऑफ एक्शन। क्या उसको इकट्ठा ही सब कॉज ऑफ एक्शन का करना चाहिए था? जब इफ दीज आर अराइजेज फ्रॉम वन ट्रांजैक्शन, जो कि एक ट्रांजैक्शन से हो इस में, द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सैल्यूटरी रूल इज डाउटलेसली टू प्रिवेंट ए मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट। मतलब यह है कि आर्डर टू रूल 2 कहते हैं कि बहुत सारा ट्रांजैक्शन ना हो। दूसरा फिर इस लैंडमार्क जजमेंट में यह हुआ कि क्या प्लेंटिफ ने जब सूट विड्रॉ किया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का और फ्रेश सूट की उसने दरखास्त दी कि मैंने रिकवर करने हैं पैसे, तो क्या उस वक्त वो केस वो कर सकता था? The plaintiff, after withdrawing his suit for specific performance of agreement to sell, could file a fresh suit to recover the earnest money paid to the defendant under the said agreement। भाई वो पैसे, वो डिनायल वाला फैक्टर बाद में पैदा हुआ है, पहले सिर्फ पोजेशन वाला फैक्टर था। इसी तरह नाज़रीन इकराम के जो whether the plaintiff after withdrawing whether the plaintiff should sue for all cause of action in one suit, वो कैसे कर सकता था? अभी वो कॉज ऑफ एक्शन पैदा ही नहीं हुआ था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसके ये जो 5-4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इस तफसील के साथ हमने इस वीडियो में उनका डिस्कस किया है। और इसमें उन्होंने वो फाइंड इट नेसेसरी, अदालत का कंक्लूड कर रही है, to observe that suits for recovery of earnest money after failure of a suit for specific performance is a common law development and dates back to more than a century। जनाब 100 साल से पहले का ये कॉमन लॉ बन चुका है, जिसका हवाला उन्होंने दिया भी। टू द लीगल माइंड दिस प्रोसीजरल एस्पेक्ट इज करेक्ट, ये प्रोसीजरल अफेक्ट जो हवाला है ये बेहतर है। बट व्हाट इज वर्थ नोटिंग which this case effectively illustrates is that the sale agreement was executed on 20 जुलाई 2005 को सेल एग्रीमेंट हुआ। उसके बाद उसने दावा तमील मुख्तस दायर कर दिया। केस जो है वो 18 नवंबर 2013 तक चला, 8 साल की लिटिगेशन तक, और 13 फरवरी 2014 को दूसरा सेकंड राउंड ऑफ लिटिगेशन शुरू हुई पैसे वापस लेने के लिए। 13 फरवरी 2014 को सेकंड राउंड ऑफ लिटिगेशन वाज ब्रॉट बाय प्लेंटिफ टू रिकवर अर्नेस्ट मनी टू व्हिच द कॉज ऑफ एक्शन अरोज आफ्टर द डिसमिसल ऑफ द फर्स्ट सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड हैज रीच्ड अस इन अपील इन 18 इयर्स। कोई 18 साल तक अपील में ये लग गए इसको हमारे पास आने में। In total, these two rounds of litigation, starting with this same agreement, will complete 19 years of litigation this year. The famous saying of Justice Oliver Wendell Holmes fits here perfectly. The
द लाइफ ऑफ लॉ हैज नॉट बिन लॉजिक। ये जनाब जस्टिस साहब ने लिखा है। इट इज एडवाइजेबल टू सजेस्ट एट द सूटेबल amendments to Specific Relief Act 1877 be made so as to do away with the such litigation and reduce the burden on the courts। जनाब इस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1870 में तरामीम की जाएं ताकि अदालतों पर जो है ना वो बोझ कम हो सके। Giving the preceding discussion, we conclude that the opinion propounded by the Islamabad High Court suffer from misreading of facts and misapplication of law, and this cannot be approved. This appeals therefore succeed the judgment dated 27 May 2016 of the Islamabad High Court is set aside, and the resultantly the application filed by the defendant number 2 under order 7 Rule 2 CPC is dismissed. The trial court is directed to decide on the merits of the suit in accordance with law. The registrar of this court shall forward a copy of this judgment to the Honorable Chairperson of Law and Justice Commission, Attorney General of Pakistan, Secretary Law to Government of Pakistan and to provincial government for their information and necessary action। जनाब वाला, आज आपकी खिदमत में ये बड़ी अहम जजमेंट हमने पेश की। 10 सफ़े की जजमेंट थी जिसमें हमने दावा तवील मुख्तस के मुख्तलिफ मंदरजात को डिस्कस किया। आपको मेरी गुफ्तगू में अगर कोई कमी कोताही लगी हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ज़ाहिर मेरी कमज़ोरी है। अगर आपको बेहतर लगी हो तो ये मेरे अल्लाह का करम है, मेरा उसमें कोई कमाल नहीं है। अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए। अशरफ आसमी एडवोकेट को लाहौर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।